नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज एकेडमी में। तो एज वी ऑल नो, अभी जो रिसेंटली में रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें बायो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। बायो से भी अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें तो रिप्रोडक्शन से बहुत अच्छे खासे सवाल बने थे। तो आज मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, तो रिप्रोडक्शन की पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ फॉर एंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, साथ में नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी, वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, लाइफ बनी रहे, अर्थ पर लाइफ बनी रहे, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम पढ़ें तो दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट ही नए जीव को जन्म दे देता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स मिलकर एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, मतलब एक नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे असेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स हमें जो पढ़ने हैं। ठीक है, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर हो गया, फिजन हो गया। फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये असेक्सुअल के थोड़े टाइप्स हैं, जिसको अभी क्या है, इधर जगह कम है, अगली स्लाइड पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन ह्यूमंस के एग्जांपल से समझेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों, अब अपन समझते हैं फिजन को पहले। ठीक है, फिजन दो तरीके से हो सकता है कोई भी जीव में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बन जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर और आइडेंटिकल सेल, मतलब एक समान की। और अमीबा है, ठीक है, उसका एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। और जब पीसी से मैंने पेरेंट्स सेल को शो किया है और डीसी से डॉटर सेल को रिप्रेजेंट किया है, तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। दो की बात नहीं, बहुत सारे में। मतलब देखो, एक पेरेंट सेल है, एक न्यूक्लियस, देखो कितने सारे डॉटर सेल आ गए अंदर। ठीक है, मल्टीपल डॉटर सेल आ गए, तो वही उसकी डेफिनेशन हो गई, अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स। और एग्जांपल हमको याद रखना है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन को पढ़ते हैं जरा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, जो बॉडी होती है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ओके, और ईच पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जितने पीसेस में वो बॉडी डिवाइड हुई है, ठीक है, और उतने ही पीस अपने से ही एक नया डॉटर सेल बना लेते हैं, मतलब आइडेंटिकल। जैसे देखिए, ये एक पेरेंट सेल था, मैं एक मिनट लिख और देता हूँ इधर। ये एक पेरेंट सेल था, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक दो तीन। ठीक है, और फिर तीनों पार्ट्स में खुद से ही एक कंप्लीटली सेल बना डेवलप कर लिया। तो ये तीन डॉटर, कितनी जितने पार्ट्स उतनी डॉटर सेल। ठीक है, अभी यहाँ पे बोर्ड पर जगह कम थी तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन से मिलता ही जुलता एक रीजनरेशन होता है। ठीक है, दोनों में सेम डेफिनेशन ही होती है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा डिफरेंस होता है, वो अपन समझते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है, एबिलिटी टू ग्रो न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स से नए डॉटर सेल बना लेता है वो। ठीक है, रीजनरेशन के अंदर। जैसे उसका एक एग्जांपल याद रखते हैं, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में जो एक जीव है, देखिए, जो इसका बॉडी है पूरी, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, जो अपर पार्ट्स, मिडल पार्ट और जो लोअर पार्ट। अब ये देखिए, अपर पार्ट से भी इसने एक कंप्लीटली अपना एक कंप्लीट सेल बना लिया, मिडिल पार्ट से भी एक कंप्लीट सेल बन गया, लोअर पार्ट से भी एक कंप्लीट सेल बन गया। ठीक है, यहाँ पेरेंट सेल है, ये तीनों डॉटर सेल है। अब थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, स्पाइरो वगैरह। ठीक है, इसमें एक जीव है, उसके बॉडी पार्ट्स डिवाइड हुए हैं। ठीक है, अब
हर बॉडी पार्ट से वो अपने डॉटर सेल को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और उससे डॉटर सेल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो ये अपना जो डिफरेंस है वो समझ सकते हैं हम इससे। बाकी अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। तो बच्चों डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, क्योंकि डेफिनेशन से तो सेम ही लग रहे थे। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, फिर नए डॉटर सेल बनाता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म होता है ना वो रीग्रो करता है फ्रॉम लॉस्ट पार्ट। जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ देखी हुई कट जाती है तो फिर वो अपने आप दूसरे टाइम बाद जो छिपकली की पूंछ है उग आती है ना, रीजनरेशन हो जाता है उसमें। तो लॉस्ट पार्ट से होता है ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब आते हैं अब नेक्स्ट बडिंग के ऊपर। तो बडिंग में क्या होता है बच्चों, स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट्स ग्रो आउट एज ए बड एंड डी अटैच एंड ग्रो एज ए न्यू इंडिविजुअल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हाइड्रा के, जो हाइड्रा प्लांट है। अब इसमें जो बडिंग एज अ बड, देखिए एज अ बड, यहाँ से पॉप हुआ, पॉप, फिर बड से जे ग्रो होके एक इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। अब इंडिविजुअल बन के यहाँ से डी अटैच हो गया, ठीक है। और ऐसे हाइड्रा हमारा बडिंग भी कर लेता है और रीजनरेशन भी करता है यार। ऑप्शन में रीजनरेशन में भी अगर हाइड्रा दिख रहा है तो हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, स्पोर्स क्या होते हैं, तो स्पोर्स जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कवर्ड होते हैं थिक वॉल से। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखो बॉल से कवर्ड है, तो जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स हवा के साथ बह जाते हैं और जगह जगह जाके प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है राइजोपस, ये राइजोपस का डायग्राम है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए बच्चों टिश्यू कल्चर के बारे में समझते हैं थोड़ा। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल। मतलब इसमें जो नया प्लांट्स बनाते हैं वो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। उनके जो सीड्स हैं उनको अच्छे से आइसोलेटेड करके रखा जाता है, ठीक है। फिर नया प्लांट्स को रीजनरेशन कराया जाता है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स प्लांट हो गए, ठीक है, ऑर्चिड हो गया हमारा डायग्राम भी है एक, ठीक है, टिश्यू कल्चर का। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जानते हैं अपन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स डेवलप होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की बॉडी, ठीक है। जैसे प्लांट्स की बॉडी कौन कौन सी, स्टेम से नया पूरा पौधा बन जाए, रूट से नया पौधा बन जाए, लीफ से नया पौधा बन जाए। तो उसके लिए हम उसके मेथड जानते हैं पहले, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वो दो तरह के होते हैं मेथड, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोपोगेशन में कौन से आते हैं, जैसे बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। जैसे रूट, जैसे शिकरकंदी होती है हमारी, क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, हाँ। तो स्वीट पोटैटो को काट के अगर अपन गाड़ दें तो उससे नई स्वीट पोटैटो बन जाएंगी, रूट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, शकरकंद हिंदी में बोलते हैं। स्टेम जैसे पोटैटो और जिंजर जो स्टेम होते हैं, प्लांट का स्टेम जो हम खाते हैं, एडिबल पार्ट होता है प्लांट का। आलू से भी हम काट के अगर खेती करें तो नए आलू उगाते हैं। लीफ में जैसे ब्रायोफाइलम आ गया, एक प्लांट होता है, ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं उससे ही नया प्लांट रीजनरेशन हो जाता है उसका, ठीक है। आर्टिफिशियल में जो हमारी मम्मी हैं घर पे करती हैं, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। जैसे हमने अपनी माताओं को देखा होगा कि वो जो अपना रोज प्लांट्स होता है उसकी स्टेम को काट देते हैं, फिर दूसरे उस पर लगा देते हैं गमले में, तो नया क्या उगाता है, हमारा प्लांट उगाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग में होता है दूसरे प्लांट पे ही रोज की अगर वो लगा देते हैं अपन, जैसे रेड रोज पे येलो रोज की वो लगा दी अपन ने स्टेम, तो येलो रोज उगने लगता है रेड रोज के प्लांट में, ठीक है, वो ग्राफ्टिंग हो गया। ऐसी लेयरिंग भी होती है। तो इस तरह अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझ सकते हैं। आइए अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए दोस्तों अपन फ्लावर का रिप्रोडक्शन समझते हैं थोड़ा उसके स्ट्रक्चर से। तो पहले थोड़ा कुछ बेसिक जानते हैं। फ्लावर की जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और फ्लावर का जो खिलना होता है, फ्लावर खिलता है, उसको बोलते हैं एंथेसिस। और फ्लावर होता क्या है, फ्लावर
जो स्टेम होता है उसका ही एक मॉडिफिकेशन पार्ट होता है, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। फ्लावर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मोनोसियस एक डायोसियस। मोनोसियस वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट में मिल जाते हैं, फ्लावर के एक ही पार्ट में दोनों रहते हैं, वो मोनोसियस रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो रोज प्लांट, ठीक है, और मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर दोनों का, ठीक है। डायोसियस होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पार्ट में होते हैं फ्लावर के, या प्लांट के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे पपाया हो गया, मेज हो गया, ककम्बर हो गया, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर समझते थोड़ा फ्लावर का, देखो जैसे अपन किसी को फ्लावर देते हैं, ऐसे फ्लावर पकड़ के देते हैं, जो डंडी होती है उसकी, उसको बोलते हैं पेडिकल, बोलते हैं पेडिकल। अब जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं और पेडिकल, इन तीनों को जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। ये देखिए ये कनेक्टिव पार्ट है, ये थैलेमस, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये थैलेमस होता है। और जो हमारी पत्तियाँ होती हैं फ्लावर की, जो पत्तियाँ होती हैं ग्रीन ग्रीन, ठीक है, जिनके ऊपर पंखुड़ियाँ रहती हैं फ्लावर की, उसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। सारी पत्तियों को बोलते हैं कैलिक्स। और एक पत्ती की बात करें, मतलब कैलिक्स की एक यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट, उसको सेपल्स बोलते हैं। आपने सेपल वर्ड सुना होगा, ठीक है, सेपल्स होती हैं ये। और ये हमारी जो पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब की, जैसे रेड पंखुड़ियाँ, उनको सारी पंखुड़ियों को बोलते हैं क्रोला, ठीक है। लेकिन उनकी यूनिट मतलब एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, तो पेटल्स। तो आपने ये वर्ड सुने होंगे, सेपल, पेटल्स, ठीक है। अब ये जो फ्लावर का जो सेंटर का पार्ट देखिए जो वाला जरा, अब ये जो पार्ट है ये हमारा, जैसे ये निकल रहे हैं, ठीक है, और ये एक ओपनिंग है, ठीक है, जो वाली ओपनिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। ये जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं गाइनोसियम के अंदर, कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स भी वर्ड आपने सुना होगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं। पिस्टल्स, ठीक है, जे भी इसके अंदर आते हैं, पिस्टल्स। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैंने अच्छे से इधर समझाया बना के, जो ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो पोलन ग्रेन आके रेस्ट करता है, ये पार्ट इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। अभी पोलन ग्रेन क्या होता है अभी बताते हैं आपको। और ये जो पोलन ग्रेन यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ये ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और जहाँ पे जाके फर्टिलाइज होता है, ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं ओवरी। इधर पोलन ग्रेन फर्टिलाइज होता है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन आएगा कहाँ से, तो ये इसके जो स्टिग्मा है, गाइनोसियम है, इसके यहाँ पे बगल में पार्ट्स देख रहे होंगे आपके, ठीक है, ये जो बने हैं ना, इनको बोलते हैं अपन एंड्रोसियम, जो होते हैं मेल गैमेट्स, यानी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसको मेल पार्ट को बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अपन स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। अब स्टेमन का अलग से डायग्राम बनाया मैंने। ये जो पूंछ जैसी निकलती है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो सर्कल सा पार्ट है, ये गोल गोल वर्टिसेस देख रहे हैं, इसके अंदर एंथर है, इसको बोलते हैं एंथर बोलते हैं, जो पार्ट है गोल गोल, इसको एंथर बोलते हैं। इसी एंथर के अंदर जो ब्लैक ब्लैक डॉट शो किए हैं मैंने, इनको ही बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं इनको, अंदर से इधर लिख देता हूँ, पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन, ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन जो यहाँ से जब फ्लावर फटते हैं, पोलन एंथर फटता है तो पोलन ग्रेन निकलते हैं, वो उड़ के आते हैं, ठीक है, और ये स्टिग्मा की टॉप सरफेस है इधर रेस्ट करते हैं। फिर जहाँ पे से ओपनिंग होती है स्टिग्मा की, तो ये पोलन ग्रेन अंदर जाते हैं सिस्टाइल से होते हुए, और ओवरी में जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं। ऐसे एक फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है अपना, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन हो सकता है इसी फ्लावर में, या उड़ के दूसरे फ्लावर में भी आ सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम तो ये उड़ के जाना, इसको क्या बोलते हैं, तो उड़ के जाने को जो पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल से निकल के आते हैं फीमेल के पास, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। उसकी डेफिनेशन भी शो की है हमने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम पार्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब अपने ही फ्लावर, जो पोलन ग्रेन उड़ के अपने ही फ्लावर के पास जा रहा है, या उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है, ठीक है, कहीं पे भी जा सकता है ना, तो उस पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के टाइप्स हम आगे अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे, ओके, नोट कर लेना आप, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप वीडियो को रोक के नोट किया करें, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन पॉलिनेशन के बारे में समझते हैं।
तो पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है, मैंने बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं जैसे मोनोसियस प्लांट्स में होता है मैक्सिमम जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो देखिए कैसे कैसे, सेम प्लांट और सेम फ्लावर, मतलब उसी प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, और उसके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में आके गिर गए, उसी प्लांट के सेम फ्लावर में, ठीक है, तो उसको ऑटोगामी बोलते हैं अपन, ठीक है। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट सेम ही है लेकिन अपने फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे के फ्लावर में, मतलब प्लांट वही है, बगल में दूसरा फ्लावर लगा है उसमें जाके गिर गया पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में, तो उसको जीटोनोगामी बोलते हैं, ठीक है। बट टू डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट्स, मतलब गुलाब का पेड़ लगा है, ठीक है, और एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगा है अपना, दो पेड़ लगे हैं हमारे पास प्लांट, गुलाब और मैरीगोल्ड। गुलाब का पोलन ग्रेन उड़ के मैरीगोल्ड के स्टिग्मा में घुस गया, ठीक है, तो टू डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट्स, ठीक है, उनमें अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो उसको जीनोगामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन सेल्फ पॉलिनेशन से समझे। क्रॉस पॉलिनेशन समझते हैं अब अपन। क्रॉस पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है, बायोटिक और अबायोटिक तरीके से। अबायोटिक में क्या आते हैं, अगर कोई नॉन लिविंग बीइंग पॉलिनेशन करता है, उसके जरिए पॉलिनेशन होता है एक्चुअली, तो उसको अबायोटिक पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे वाटर है, मान लो बहुत तेज पानी की धारा है या पानी बरसा, तो पोलन ग्रेन उसके फ्लोर में से झड़ के पानी के साथ बहकर दूसरे जो प्लांट है उसके मतलब फ्लोर में की स्टिग्मा में जाके एंटर हो गए, तो ऐसे पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। और एयर के द्वारा पोलन ग्रेन उड़ के एयर के द्वारा जाके स्टिग्मा में दूसरे फ्लोर के और एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। अब बायोटिक पॉलिनेशन पढ़ते हैं ऐसे, पॉलिनेशन बाय लिविंग बींग्स, ठीक है। जैसे बर्ड है, कोई बर्ड आई फ्लावर पे बैठी, उसके पैर में चिपक गए कुछ पोलन ग्रेन, उड़ के दूसरे फ्लावर पे बैठी, वहाँ उसने ड्रॉप कर दिया पोलन ग्रेन और फिर फर्टिलाइजेशन हो गया फ्लावर में, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिलोई, बर्ड के द्वारा। चमगादड़ अगर ऐसा करती है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर तो क्या बोलते हैं, चेरा पेट्रोफिली, ठीक है। और अगर स्नेक के द्वारा अगर पॉलिनेशन कराया जाता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन तो उसको बोलते हैं ओफियोफिली, ठीक है। और आंट्स हैं, चींटियों के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो मिर्मिकोफिली बोलते हैं। और इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है अपने पोलन ग्रेन का तो एंटीमोफिली बोलते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में आता है तो, आंट्स वाले को एंटीमोफिली बोल देता है क्योंकि आंट आ रहा है इसमें, लेकिन ये गलत हो जाता है बच्चों। आंट्स वाले को मिर्मिकोफिली बोलते हैं और इंसेक्ट वाले को एंटीमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। तो बच्चों अब अपन समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो सेक्स की ज़रूरत होती है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। जब कोई जीव के पास या व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन इटसेल्फ, मतलब कोई भी जीव के पास अगर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो उसे डायोसियस बोलते हैं। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, लॉयन हो गया, ह्यूमन हो गया और एक्सेट्रा। इनके पास एक तरह का ही सेक्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल होता है, या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, अलग अलग होते हैं ना, ह्यूमंस में मेल फीमेल, एनिमल्स में भी मेल्स फीमेल अलग अलग हो जाते हैं। और व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन इटसेल्फ तो एंड इट इज कॉल्ड मोनोसियस। मतलब कोई भी जीव में अगर उसके ही अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा अर्थवॉर्म, ठीक है। अब हम ह्यूमन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। तो मोनोसियस होते हैं ह्यूमंस हमारे डायोसियस भी होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें पता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और आपस में भी बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बोला हमने लिखा है। और इस न्यू जनरेशन जो भी आती है उसमें वेरिएशन आती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे डैडी की हाइट थोड़ी कम है तो हमारी ज़्यादा भी हो सकती है, उनसे कम भी रह सकती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स में अगर कोई का कलर डाउन है हमारा फेयर भी हो सकता है, तो वेरिएशन आते हैं हमारे जेनेटिक्स में और न्यू स्पीसीज बनती हैं, ठीक है। सेम कॉपी नहीं बनती, रेप्लिका नहीं बनता है, ठीक है, न्यू स्पीसीज। अब अपन थोड़ा आगे चल के और पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्यूबर्टी को समझते हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है बच्चों जवान होना, तो उसको सेक्सुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो मेल में और फीमेल में अलग अलग सिम्टम होते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट के या प्यूबर्टी आने के। जैसे मेल्स में होता है हमारा प्यूबर्टी आती है 15 से 16 साल की उम्र में, और फीमेल्स में आ जाती है हमारी प्यूबर्टी 12 से 13 साल की उम्र में। मतलब मेल के कंपैरिजन में
जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, वो जल्दी समझदार हो जाती है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। सिम्टम, अब सिम्टम जैसे मेल में कैसे पता चलेगा प्यूबर्टी आ गई है, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, ठीक है, मसल्स ग्रो होने लगती हैं मेल्स में, आवाज़ का भारीपन, कुछ कुछ लोगों की आवाज़ हो जाती है ऐसे हेलो क्या है ऐसे बोलने लगते हैं, ठीक है। स्पर्म का रिलीज होना, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट का बनना होता है, ठीक है। आवाज़ का पतला, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूटेरस होता है वो अपने आप को रिपेयर करता है, रिकवर या रिपेयर भी लिख देता हूँ मैं, एक मिनट यहाँ पे रिपेयर भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में। जो यूटेरस है, जो हमारी ओवरी है, वो एग रिलीज करती है जिससे हमारा यूटेरस रिकवर करे अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसको बोलते हैं अपन मेनार्की, जो कि 12 से 13 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम आती है फीमेल्स के अंदर। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है फीमेल्स को, उनको बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि हमारा आता है 45 से 50 की उम्र में फीमेल्स के अंदर जनरली देखा जाता है। बच्चों, अब अपन थोड़ा इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों, अब अपन थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका प्राइमरी ऑर्गन होता है हमारा टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस होते कहाँ हैं, तो लोकेशन इसकी होती है बिलो एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बिलो होते हैं। जैसे अपन ने जैसे ये हमारी कमर है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक है, इसके नीचे होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ रहते हैं, जो हमने उसका एक डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये टेस्टिस है हमारे। टेम्परेचर, जो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री कम ही होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे हमारे स्पर्म अच्छे से जनरेट हो सके, इसलिए उसका टेम्परेचर कम रहता है। अब जो रिलीज़ क्या करते हैं टेस्टिस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड रिलीज करते हैं, इसका नाम है सीमन या वीर्य बोलते हैं उसको। तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है सर सीमन की? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीमन की पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 8.5 के बीच में। सीमन की एक ड्रॉप या 1 ml में, 1 ml सीमन में अपने होते हैं 20 से 40 मिलियन स्पर्म एक ड्रॉप में सिर्फ, ठीक है। और सीमन मिलके किससे बनता है? तो अब जब 20 से 40 मिलियन स्पर्म है एक ड्रॉप के अंदर, तो स्पर्म से मिलके बनेगा, प्रोस्टेट लिक्विड से बनके मिलके बनेगा, सीमेन लिक्विड से मिलके बनेगा, और कूपर लिक्विड से मिलके बनेगा, ठीक है। और उसकी जो आउटर लेयर होती है हमारी टेस्टिस की, उसको स्क्रोटम बोलते हैं। क्या? स्क्रोटम, ठीक है। अब पहले डायग्राम समझते हैं, फिर इसको इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है, ये बीच में जो दिख रहा है हमारा ये यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो पेशाब होता है, ठीक है, वो यहाँ पे एकत्रित होता है, ठीक है। आता कहाँ से पेशाब? ये यूरेटर बना है, ये जो 2 पाइप टाइप के आ रहे हैं, जो किडनी से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ से हमारा जो होता है पेशाब वो आके यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है यूरिनरी ब्लेडर के नीचे ही जस्ट, ठीक है। और ये हमारे टेस्टिस हैं जहाँ पे स्पर्म बनता है। और ये एपिडाइमिस है, टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग दिख रही है, ये रुकिए 1 मिनट बना देता हूँ, जो कवरिंग होती है इसको एपिडाइमिस बोलती है। तो ये टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म रहते हैं उनको एक्टिव करता है। एक्टिव किसके लिए? मूवमेंट के लिए, उसके लिए एक्टिवेशन साइट होती है टेस्टिस की। और टेस्टिस जैसे यहाँ पे अब स्पर्म बने, वो यहाँ से बास डिफरेंस होता है, बास डिफरेंस इधर से बनते बनते हुए आते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये निश्चित करता है कि हमारे हमारी जो पाइपलाइन है जो आगे गई है, यूरेथ्रा बोलते हैं, इसमें से स्पर्म को रिलीज करना है या टॉयलेट को यानी पेशाब को रिलीज करना है। जो हमारा यूरेथ्रा में से क्या रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड वो हमारा सुनिश्चित करता है, ठीक है। फिर जो हमारा पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस की जो 4 स्किन होती है, पेनिस पे एक स्किन होती है, उस स्किन को बोलते हैं 4 स्किन। तो यहाँ से जो एग्जिट पार्ट है, यहाँ से हमारा पेशाब या सीमन रिलीज होता है, ठीक है। ये डायग्राम है। अब इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखवाए हैं। इससे जो बास डिफरेंस होता है, बास डिफरेंस जो ट्यूब है, तो सर्जरी के द्वारा इसकी हम क्या कर देते हैं, मतलब इसको
काट कर इसको नॉट बांध देते हैं, एक मतलब सर्जरी के द्वारा, मतलब बोल सकते हैं इसको काट देते हैं वास डिफरेंस को, जिससे स्पर्म तो बनता है लेकिन वो आगे ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है, मतलब बाहर नहीं आ पाता है, बनता है टेस्टिस में वहीं क्यों ही रहता है। तो उसको बोलते हैं वास डिफरेंस को सर्जरी द्वारा काटने को ही नसबंदी बोला जाता है, और इंग्लिश में बोले तो वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। अब जो थोड़े इंपॉर्टेंट हमारे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, तो 3 तरह के ग्लैंड रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्यूपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड किस काम में आता है, ग्लैंड क्या होते हैं जो जूस सेक्रीट करें, तो प्रोस्टेट लिक्विड रिलीज करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो वहाँ पे बने हुए हैं। और जो क्यूपर ग्लैंड है वो सीमन लिक्विड को रिलीज करते हैं, ठीक है, और क्यूपर लिक्विड को भी, ठीक है। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। और फिर अपन लेडिक सेल, एक लेडिक सेल से मतलब पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोन, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना मेल्स के अंदर, वो कौन मतलब उसका प्रोडक्शन कौन करता है, जो हमारी बॉडी वगैरह सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इससे मसल्स ग्रो होती हैं हमारी, तो वो लेडिक सेल ही हमारा प्रोड्यूस करता है। और ग्रुप ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन है बच्चों, एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। अब एपिडाइमिस, एपिडाइमिस क्या जी, ठीक है, तो ये एक्टिवेशन साइट ऑफ स्पर्म, अभी मैंने जैसे आपको बताया था। और सर्टोली सेल, ये इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल क्या होता है, तो जो स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए ना, मूवमेंट करता है भाई साहब, यहाँ से चल चल के आ रहा है तो एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो सब हमारे सर्टोली सेल ही प्रोवाइड करती है हमारे स्पर्म को, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो उसके 3 पार्ट को पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। ओवरी, ओवरी क्या होता है, तो ये बनी है ओवरी सर्कल जैसा, तो ये बोथ साइड होती है, एब्डोमेन के दोनों साइड होती है, मतलब हमारा एब्डोमेन होता है दोनों साइड, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो यहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं, एग मतलब जो एग मैंने रेड डॉट से शो किया है, इसको फीमेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है, जो ठीक है। और लड़की के जन्म के समय 1000 ऑफ एग, जब लड़की पैदा होती है तो उसके अंदर 1000 ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब उसकी प्यूबर्टी आती है तो वो मैच्योर होकर रिलीज होते हैं, ठीक है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या होता है, जो एग प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी में, उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करके उसको ट्रांसफर किस में करते हैं, यूटेरस में, जहाँ से रिसीव करते हैं और इसको ट्रांसफर करते हुए यूटेरस में लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, ये ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी यानी नसबंदी, जो महिलाओं में नसबंदी होती है ना, तो ये फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा हटाया जाता है या काट दिया जाता है, ठीक है। महिलाओं में नसबंदी फेलोपियन ट्यूब से होती है और काटने से, और मेल में होती है हमारी वास्ट डिफरेंस को काटने से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और फिर हमारा आता है यूटेरस, तो यूटेरस क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो बैग की तरह है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फोइटस टेक्स प्लेस, जो एग है उसका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। पूरा एग का डेवलपमेंट होता है, जो भी होता है, ठीक है। और इट्स ओपन इन वजाइना थ्रू सर्विक्स, और यूटेरस की ओपनिंग कहाँ होती है, वजाइना में होती है, ठीक है, जहाँ से ही हमारा जो पेशाब होता है जो बाहर जाता है वजाइना, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ते हैं, एक चीज़ और बतानी है आपको कि जो जब मेल जर्म सेल मतलब स्पर्म, ठीक है, और फीमेल जर्म सेल मतलब एग, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है, न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल बनता है, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से प्रेगनेंसी चालू होती है जाइगोट का बनना, ठीक है। और इस प्रकार हमारा रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से पर हमसे संपर्क करें, आपको टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।